तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मैं चर्चा को सवाल के साथ आती हूँ। विद्या जी, आपके पास शुरू करती हूँ एक सवाल के साथ कि देखिए, यहाँ पर आपने सपा और बीजेपी के दोनों के बीच के आरोप प्रत्यारोप तो सुन लिए। आप इन आरोप प्रत्यारोप के बीच कैसे अपने आप को निकालती दिख रही है बार गुड्डू जमाली के साथ? बिल्कुल, ये उपचुनाव बीएसपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती, मैंने पहले ही कहा, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग इस लड़ाई के मैदान में हैं। और जिस तरह से अग्निपथ, अग्निवीर, ये सब इस तरह से पूरा सेना भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी पूरे देश में आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, और उस आक्रोश में ये चुनाव भी है बीच में। तो और पीछे भी अभी एक आक्रोश हिंदू मुस्लिम और नुपुर शर्मा, इस तरह से तमाम आक्रोश हुए हैं। हाँ। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से काम करती है, ना ही धर्म, ना ही जाति और ना ही परिवारवाद, इससे बहुत ऊपर बहुजन समाज पार्टी है। और उपचुनाव कभी पार्टी ने जल्दी नहीं लड़ा, लेकिन इस बार अगर लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो चुनौती स्वीकार करके और मैदान को जीतने के तरीके से लड़ा जा रहा है। क्योंकि गुड्डू जमाली, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान रखते हैं, और आजमगढ़ जो सीट है हमारे लिए वो बहुत कैडराइज सीट है। एससी का वोटर भी बहुत मजबूत तरीके से है, मुस्लिम वोटर भी हमारे साथ मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है, और बड़े परिवर्तन की तरफ हम लोग इसको सच में 24 के लिए एक अपने इशारे के रूप में इसको जीत हासिल करने की कोशिश है। ठीक है विद्या जी, एक सवाल और मैं आपसे कर लेती हूँ। देखिए, आजमगढ़ में तो उपचुनाव है, रामपुर का भी उपचुनाव है, दो सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ने सपा के लिए बहुत जरूरी है कि वो जीते, ताकि वो बता पाए कि हमने अपनी सीट बचा ली है। लेकिन ऐसे में आपने रामपुर में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, आपने आजमगढ़ में ही फिर क्यों दिया? मैंने पहले ही कहा कि हम बहुत ज्यादा उपचुनाव में नहीं ध्यान देते रहे अब तक, लेकिन अब अगर ध्यान दे रहे हैं तो हम वहीं पे कार्य करेंगे जहां पे हमको लग रहा है कि हमारे रिजल्ट 100% आएंगे। रही रामपुर की बात, तो अखिलेश यादव कुल मिलाकर चुनौती नहीं है, लेकिन आजम का थे नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हमने कहा कि हमने अपने प्रत्याशी और अपने क्षेत्र पे अपनी आप जनता पे भरोसा जहाँ है, उम्मीद हम जीतेंगे वहीं पे, मतलब अखिलेश यादव का कमाक रही है, आजम खां का वर्चस्व ज्यादा लगता है। चलिए ठीक है, अब मैं शमशी जी आपके पास आऊं या मनोज जी मैं आपके पास आऊं। मैं उससे पहले जरा एक बार मनोज जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ, मनोज पांडे जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मनोज जी देखिए, यहाँ पर बयानबाजियां और जो एक रोष, एक मुद्दा हर बार चुनावों से पहले उठ खड़ा हुआ बीजेपी के सामने, 19 से पहले भी और 22 में भी हमने देखा अभी कितना किसान आंदोलन हावी हो गया था। लगा था कि बहुत मुश्किल राह हो चुकी है बीजेपी के लिए, पश्चिमी यूपी खासतौर पर, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने सबसे ज्यादा जीत हासिल की सीटों पर। और ऐसे अभी ये अग्निपथ योजना को लेकर और बयानबाजियों पर तो हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सबने करी है, तो बयानबाजी सिर्फ एक पक्ष की तरफ से नहीं। तो जरा बताइए, ये जो आक्रोश चल रहा है और ऐसे में उपचुनाव या आजमगढ़ सीट का है, तो क्या इसका असर आपको लग रहा है पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी इतने आक्रोश के बाद भी जीत चुकी है एक चुनाव। आक्रोश के बाद बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, चुनाव ठीक है, लेकिन अगर आप उस तरीके से देखें, अभी आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का बड़ा आक्रोश था, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा वोट मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें मिली। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न अगर आप देखें हो सकता है, लेकिन ये अग्निपथ और अग्निवीर की जो लड़ाई है युवाओं की लड़ाई है। निश्चित रूप से जो विपक्ष है, जो समाजवादी पार्टी है या जो बसपा है या जो दूसरे लोग हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे। एक बात, दूसरी बात कि जहां तक पूर्वांचल का प्रश्न है और आजमगढ़ का प्रश्न है, अगर आप वहां देखें तो आजमगढ़ में विधानसभा की सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। ये अलग बात है कि एमएलसी में वो वहां भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जीत पाई, समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं जीत पाए, जीता कोई तीसरा। हालांकि वो कहते हैं कि हम आज भी भाजपा में हैं, भाजपा ने हमें कहीं बाहर किया नहीं, और भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, तो निश्चित रूप से वो भी भाजपा के साथी होंगे, ये मान के चले। लेकिन जो आजमगढ़ का जातीय फैक्टर है MY का, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रयास किया है। वाई को कुछ हद तक जो डैमेज कंट्रोल है वो गुड्डू जमाली साहब कितना करते हैं वो, और M का जो फैक्टर है वो वाई का जो फैक्टर है, M का फैक्टर गुड्डू जमाली साहब कितना करते हैं और वाई। लेकिन इतना मान के चलिए अंतिम कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, और समाजवादी पार्टी शायद इटावा में जितनी मजबूत नहीं होगी उससे अधिक मजबूत वो आजमगढ़ में है। ऐसा अगर आप पुराने चुनाव को भी देख लें और चुनाव के नतीजे देख लें या आंदोलनों को देख लें, तो समाजवादियों को सबसे अधिक खाद पानी आजमगढ़ से मिला है। ठीक है, अब मनोज जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप 5 कामों को गिना रहे थे। मैं चाहती हूँ अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर वो सारे जवाब जो आपके होंगे, जो आपके सवाल भी होंगे, वो शमशी जी देंगे। देखिए रांगी जी, समाजवादी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है,
जी। हम किसी परिवार पे, किसी एक्टर पे, किसी वैज्ञानिक पे, किसी डॉक्टर पे हम सवाल उठा के बात को डाइवर्ट करने का ना तो कला रखते और ना कला बनाना भी नहीं चाहते। मुद्दों की बात मैं ये पूछता हूँ कि जब आजमगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी ने दिया तो वो वहां से चला क्यों गया और ले जाने वाले कौन सरकार था? हाँ। अगर समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में कोई काम किया, उस काम को अगर आपने आगे बढ़ाया तो हमने कब इनकार किया कि आपने इस काम को आगे बढ़ाया तो हम आपको इसका श्रेय नहीं देते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का खाका अगर समाजवादी पार्टी ने खींच के जमीन अधिग्रहण किया तो इसके बाद अगर आपने बनवाया तो हम कब इस बात से इनकार करते हैं? आप मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ते? आप परिवार चिल्लाते हो। एक परीक्षा होती है, मनोज पांडे जी का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। लखनऊ में एक परीक्षा हुई है, लूडो परीक्षा। लूडो खेल के मुख्यमंत्री मनोज जी का नेटवर्क इश्यू कर रहा है बार बार, लेकिन जितना मनोज जी ठीक है आ गए स्क्रीन पर। हाँ, मनोज जी बोलिए। ये कैसे लूडो खेल के अगर मुख्यमंत्री के भांजे सचिवालय में जॉब करते हैं, एक नहीं दो तो कैसे? इस बात का जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए ना, तो चुनाव है। बिल्कुल सारे जवाब देंगे मनोज जी, सारे जवाब देंगे, लेकिन जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अगर जनता उनको वोट देगी तो जीतेंगे। ठीक है, बिल्कुल जनता का ही फैसला सर आंखों पर होगा हर एक दल के। तो बसपा जीतेगी। ये कौन से सवाल? अब मनोज जी देखिए, मेरा सवाल थोड़ा अलग था। मैंने कहा आप, क्योंकि आप खुद उसको बताना चाह रहे थे ना, मैंने इसलिए आपको मौका दिया कि आप वो 5 काम आजमगढ़ के लिए बताइए ताकि इनको शमशी जी को समझ में आए, शमशी जी को समझ में आ जाए ना वो 5 काम। नहीं, क्योंकि जनता आपको वहां पर बहुत प्यार करती है। जनता मनोज यादव जी आपको बहुत प्यार करती है आजमगढ़ में, तो आपने काम किया होगा इसलिए आपको प्यार करती है। अब वही काम ये शमशी जी को दिख ही नहीं रहे, तो मैं वही चाहती हूँ वो काम दिखा दीजिए इनको, क्योंकि जनता का प्यार आपके साथ है। हाँ, बीजेपी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ती। आप कहाँ पूछ, बीजेपी जो गैर मुद्दे हैं, गैर वाजिब मुद्दे हैं, उन पे चुनाव लड़ती है। हम उन सारी चीजों से अपने आप को इतर रखते आए हैं, रखते रहेंगे। जनता से भी आप सवाल पूछो। नहीं, मैं चाहती हूँ जवाब दे, मैं देख रही हूँ कितनी देर तक बोल रहे हैं। उन सारी चीजें मुद्दों पे हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप अगर आजमगढ़ के डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहाँ के हॉस्पिटल की बात करेंगे, कलेक्ट्रेट की बात करेंगे, वहाँ की तहसीलों की बात करेंगे, वहाँ के गन्ना मिल की बात करेंगे, वहाँ के जेल की बात करेंगे, वहाँ के कॉलेजेस की बात करेंगे, सब पे हम बात करेंगे। सब पे हमारे पास डाटा है। आपके पास कौन सा डाटा है? कौन सा डाटा आपके पास है? आप बताओ जनता को। आप बताएं, सब जगह विश्वविद्यालय क्यों लेके चले गए? विकास के 5 जनता को बताओ। विकास के 5 काम बता दीजिए। मैंने ये कर दिया, हमारी पार्टी में हमने ये 5 काम किए हैं। और सुनिए शमशी जी, आप गलत कहते हैं कि हमने काम नहीं किया, वो काम गिनाकर इनको बता दीजिए। आपने सुना नहीं? मैंने अभी कौन से काम गिनाए? तो हर सेक्टर में सारा काम आपने किया। आजमगढ़ की जेल किसने बनवाई? ठीक है, आजमगढ़ की जेल नोट कीजिए शमशी जी। जो बना वो किसने बनवाया? अस्पताल, ठीक है, किस तरीके से? अच्छा, शहर का चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण किया, ठीक है, किसने करवाया? बिजली की व्यवस्था किसने बनाई? ओवरब्रिज किसने बनाया? मनोज जी ने। आप पूछिए, मनोज जी ने। हम विश्वविद्यालय लेके आए, अगर कृषि वाला तो कौन लेके चला गया आजमगढ़ से? ये पूछिए। चलिए शमशी जी बताइए, काम गिना है, विश्वविद्यालय गोल कर दिया, लेकिन आप एक्सप्रेस वे बना डालते हैं। विश्वविद्यालय का नाम बताएंगे? नहीं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का भी नाम बताएंगे और चपरासी का भी बताएंगे। बकवास करके टीवी चैनल पे मत बैठा करिए प्लीज। मनोज जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं आपको एक बुद्धिजीवी समझता था। हमसे मत करिए। मैं आपको एक बहुत समझदार, परीक्षा से कैसे बन जाता है? अब आप सुनेंगे सचिवालय में अधिकारी। लूडो खेल के परीक्षा, अब आप सुनेंगे, सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए। आप सुनेंगे, ठीक है। मनोज जी, मैं आपको बहुत काबिल और बहुत ही बुद्धिजीवी समझता था कि मैं समझता था कि समाजवादी आप समझिए ना, इससे समाजवादी, लेकिन हमने फिर बार वही कहा कि समाजवादी पार्टी ही जब खत्म हो गई, अब अखिलेशवादी पार्टी आ गई है, अब उसमें जो है अहंकारवादी पार्टी के लोग जब शामिल हो गए, तो आपके बयान सुनकर हमको अफसोस नहीं होता। नहीं, सुन लीजिए, आजमगढ़ में आपने जेल जरूर बनवाया, लेकिन आजमगढ़ में आपने हॉस्पिटल नहीं बनवाया। जेल इसलिए बनवाया क्योंकि आप ही को अपराधियों को संरक्षण वहां देना था, आप ही के अपराध का वहां पर एक माया जाल बिछा हुआ था। हॉस्पिटल नहीं बनवाया आपने, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनवाया, IT सेक्टर में वहां पर काम नहीं किया आपने, सड़कों पर कोई काम नहीं किया
आप हमें सिर्फ वही क्या माफियाओं को टिकट देकर माफियाओं को टिकट देकर वहाँ पर अपराध आज अगर आजमगढ़ जाना जाता था, ब्रजेश सिंह जिसके बनारस आज आजमगढ़ अगर जाना जाता था तो अपराधियों की वजह से जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री घुट्टे टेक देता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म कर दिया। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप फिर वही अपराधियों को लेकर आते हैं, फिर उसी माफिया की बात कर रहे हैं ना। 10 में से आपके 8 अपराधी जीत कराए हैं, आप ये भी जानते हैं। ब्रजेश सिंह के सामने बीजेपी हार गई। नहीं, 8 अपराधी समाजवादी पार्टी से 8 अपराधी जीत कराए हैं। रिश्ते में कोई रिश्ता है क्या? ब्रजेश सिंह से भी प्रधानमंत्री से रिश्ता है। ठीक है, कुल मिलाकर देखिए रुकिए मनोज जी और शमशी जी, आप दोनों को मैं देख रही हूं। ठीक है ठीक है ठीक है मनोज जी रुकिए, मनोज जी ठीक है रुकिए ना, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, रुकिए मनोज जी और शमशी जी। मनोज जी ठीक है, मनोज जी रुक जाइए, मैं जरा विद्या जी के पास चलती हूँ। देखिए आप लोगों के पास बहुत सारे काम है, वो कह रहे हैं आपने काम नहीं किया, बीजेपी वाले बीजेपी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, तो दोनों लोग कुल मिलाकर काम के सहारे जा रहे हैं चुनाव में। अब विद्या जी नहीं आ रही, मैं मनोज जी मैं तो कह रही हूँ ना आपने काम किया, मैं तो कह रही हूँ ना आपने काम किया। रुकिए वो आपके काम नकार रहे हैं, वो वही तो मैं कह रही हूँ, वो आपके काम नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने जो कुछ किया है वो किया है, तो आप दोनों काम के भरोसे जा रहे हैं। अब मैं जरा विद्या जी से पूछती हूँ, विद्या जी इनके पास तो मुद्दे हैं कि आरोप लगा दीजिए, आपने नहीं किया, मैंने किया, बसपा ने क्या किया? हाँ, क्योंकि बीएसपी बहुत लंबे समय से शासन सत्ता से दूर रही है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम अपने काम के भरोसे इस वक्त पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ बीएसपी को जिस तरह से पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर ये जाना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पार्टी जानी जाती है और एक संवैधानिक तरीके से काम करने के लिए जानी जाती है, और सबसे बड़ी बात है वैचारिक रूप से कैडराइज अगर कोई पार्टी बीजेपी कुछ भी कहे, सपा कुछ भी कहे, देखो कहना बहुत बड़ी बात होगी कि समाजवादियों के ऊपर गुंडों को टैग है, इसमें मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि इस टैग को लेकर के वो लोग जाने जाते हैं। रही भाजपा की बात, धर्म की राजनीति, धर्म की आड़ में राजनीति करना, आपने गुंडों के साथ गठबंधन कर लिया था? नहीं, मैं ये बात तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहा जाता है, मैंने कहा। दूसरी बात बहुजन समाज पार्टी कानून व्यवस्था को मानने वाली, जानने वाली कैडराइज पार्टी है, तो उस कैडराइज पार्टी को निश्चित रूप से बहुत बड़ा जनबल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है बसपा, ये इन्होंने खुद ही कह दिया, खंडन किया है, और हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, और पीछे भी चुनाव लड़े, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करना सबका काम होता है। अच्छा मनोज जी, अभी भी लग रहा है कि विद्या जी और बसपा जो है बीजेपी की गोद में खेल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मैंने बहुत सिंपल सी बात कही भाई, ये तो कह रहे हैं कि अग्निवीर जब गठबंधन करते हैं तो भूल जाते हैं, यही बात तो इनके ऊपर भी लागू होती है। गठबंधन करते हैं, कहाँ चला जाता है आपका? जब गठबंधन किया था तब आपको नहीं लगा? आप हुआ कह रहे थे, जब समाजवादी पार्टी पे आप इस तरह का सवाल उठाते हो, बी टीम घोषित कर रहे हैं, जब वही बुआ थी, आपको आप वो भी बैठे हुए थे। सीबीआई का इन सारी चीजों का नोटिस हम नहीं भिजवा रहे हैं, हम नहीं डरवा रहे हैं, बहन जी को हम नहीं डरवा रहे हैं, जो डरवा रहा है उनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करिए। तो कहा तो कि धर्म की फसल पे जानना चाहती है, कह रहे हैं कि धर्म की फसल पे नोटिस की जाती है, कभी भाई पे नोटिस, कभी भतीजे पे नोटिस, कभी बहन जी पे नोटिस, ये उनसे सवाल पूछिए। तो दोनों के सवाल मैंने कहा कि एक में धर्म की राजनीति, हम तो आपको वेलकम करते हैं आजमगढ़ की धरती पर, स्वागत करते हैं, आप मजबूती से चुनाव लड़िए, काम करती है, समाजवादी पार्टी किसी को कमजोर नहीं महसूस कराएगी। ठीक है मनोज पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सारी बातों से अलग इस बार के कैंडिडेट जो तीनों हैं, तीनों में आपको अभी जो हम देखें स्थिति परिस्थिति के हिसाब से कौन सबसे मजबूत दावेदार आपको लग रहा है? गुड्डू जमाली बीजेपी के कैंडिडेट हिरोवा या फिर धर्मेंद्र यादव? देखिए इतना मान के आप चले, वहाँ जो अंतिम परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहेगा, ठीक है, यह स्पष्ट कर ले। ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए एक टेस्ट होगा, वो कितना पाती है और कितना आगे बढ़ती है, चूंकि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में जो भी मिलेगा वो पार्टी के लिए ऑक्सीजन का ही काम करेगा, जैसे कांग्रेस के लिए है, बसपा के लिए। अब ये दोनों पार्टियां पहले संघर्ष करें कि हम अब लोगों के बीच हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, ये आवश्यक है, बसपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और चुनाव, जहां तक चुनाव का प्रश्न है, चुनाव भाजपा और सपा के बीच होगा। चुनाव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा
चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो सरकार के पास अपने कामों को गिनवाने का एक मौका होता है, लेकिन मैंने पहले कहा कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जितना आगे बढ़ेगी उतना उसके लिए प्लस है। चुनाव अगर वो जीत जाती है तब तो उनके लिए बड़ी चीज है, और अगर नहीं भी जीत पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने या पाने की बात केवल और केवल समाजवादी पार्टी के पास है, और संघर्ष, अंतिम संघर्ष समाजवादी पार्टी के साथ ही होगा। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर मनोज जी तो आपके लिए फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जो निष्कर्ष इस डिबेट में निकल रहा है उसमें लग रहा है कि आपका पल्ला बहुत भारी है, तो आप वहां पर उम्मीद है कि जीत सकते हैं। लेकिन ऐसे में इस उम्मीद के बीच में, क्योंकि बीजेपी जो कि निरहुआ जो कि कह रहे हैं कि सपा से मुकाबला ही नहीं है, वो नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकल के कहते हैं और मुकाबला भी आप ही से उनका दिख रहा है, तो ऐसे में वो क्या तैयारी नहीं करेंगे क्या अब आपके लिए, बल्कि मुकाबला आपसे ही है, तो आप तो तैयारी कर रहे होंगे ना बीजेपी से लड़ने के लिए? देखिए शिवांगी जी, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ आजमगढ़ में चुनाव लड़ रही है। हम निरहुआ जी के किसी बयान पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। चलिए, सिर्फ एक बयान पे मुझे हंसी आती है और उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो वीडियो वायरल हुआ था कि वो सड़क पे जा रहे थे, रुके और गड्ढा सड़क का दिखाने लगे और आरोप लगाने लगे कि उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी पे सवाल उठा दिया। क्या अखिलेश यादव जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे? आप अपनी सरकार को एक्सपोज कर रहे थे। उस जनता ने बहुत ट्रोल किया। तो हमें ऐसे अगर प्रत्याशी बीजेपी ने दिया है जो अपनी ही सरकार के गड्ढों को, जो गड्ढा मुक्ति का नारा लेके आए थे उत्तर प्रदेश में, जो खुद ट्रोल हो गए, निश्चित तौर पे अगर बीजेपी ने ऐसा प्रत्याशी दिया तो उनके लिए बीजेपी को धन्यवाद। बसपा ने जो प्रत्याशी दिया इसके लिए उनको धन्यवाद। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। जो विकास हम करा सकते हैं अपनी ताकत के हिसाब से, वो विकास हम आजमगढ़ की धरती पे, पूर्वांचल की धरती पे, उत्तर प्रदेश में कराने का प्रयास करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का सीधा मतलब है। और हम 365 दिन 24 घंटा चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी सरकार का इस्तेमाल करें। ऐसा कार्य हमसे न कल हो पाया था, न आज हो पाएगा, न भविष्य में होगा। हम लोग कल्याणकारी काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हम इस्तेमाल सरकार का करें, ये कला समाजवादी पार्टी को नहीं आती। ठीक है, अब शमशी देखिए, दो आरोप उनके हैं। एक तो आरोप और एक आरोप नहीं है। एक वो वीडियो बता रहे, जिक्र कर रहे हैं, आपने सुन ही लिया कि आप अपनी पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, और एक आरोप ये कि आप चुनाव जीतने के लिए पूरी सरकार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल चुनाव के ही बारे में सोचता है और भारतीय जनता पार्टी से सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार की कर रहा हूँ, राजनीतिक दल की मैंने बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी, मैंने सरकार की बात करी है। ये शब्दों की जादूगरी नहीं चलेगी। ना। अरे आप ये टीवी पे खिलवाड़ मत करिए बैठ के। भारतीय जनता पार्टी ही तो राजनीतिक दल है। सरकार, अरे मनोज भाई, सरकार किसकी है? कौन है सरकार का मुखिया? सरकार सबके लिए होती है। सरकार है, सरकार लोक कल्याणकारी काम के लिए होती है, सरकार डेवलपमेंट के लिए होती है, सरकार निष्पक्ष रूप से आरोप आप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। मुसलमान को गाली आरोप लगाना होता है तो भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मैं कहूँ सरकार मुसलमान के घर को गिराने के लिए नहीं बनती है। और निरहुआ यादव की भी बात अगर मैं करूँ तो जनता यही देख रही है कि बार बार हम आपको चुन रहे हैं और सरकार भाजपा की है, तो उनका यही कहना आजमगढ़ की जनता को है कि अब समाजवादी पार्टी को चुनना ही बेकार है। जब सरकार डबल इंजन की केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की है तो समाजवादी पार्टी के नेता को क्यों चुना जाए? लोकतंत्र में विपक्ष का कोई काम नहीं है। वहाँ की जनता ने विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं लिया है कि वहाँ पर निरहुआ यादव जैसे बकरी नहीं आती है, और तभी आजमगढ़ का विकास होगा। आजमगढ़ की जनता विकास चाहती है, 125 वो अखिलेश यादव को नहीं चाहती। लखनऊ में वो अखिलेश यादव को नहीं चाहती, वो मनोज यादव का चेहरा नहीं देखना चाहती। गोली सरकार में अपने जिले का विकास देखना चाहती है, मगर काम नहीं हो पा रहा है। सांसद अखिलेश यादव से विपक्ष को मजबूत बने रहने दीजिए। इसके पहले भी 8-7 बड़ा मत करिए, तो इससे अच्छा है कि काम कराइए, काम को चुना जाए। उत्तर प्रदेश की जनता काम मांग रही है, विकास हो पाए, नौजवानों को नौकरी दे दो। सब हम दे रहे हैं, जनता हमारे साथ है। आप नौजवान चलाइए, आप आग लगाइए, आप मस्जिदों से हमला करिए, यही आप करिए। पेंशन दे दो, शिक्षक पेंशन मांग रहे हैं, हर जगह यही आप करिए कि आप प्रदेश को आपके हवाले कर दीजिए। कर्मचारी अपने तमाम रुकिए मनोज यादव जी, आपसे रिक्वेस्ट है, वक्त कम है और मैं चाहती हूँ जाते हुए दोनों मेहमानों से भी काउंटर ले लूं, सवालों के साथ जवाब दे लूं।
ठीक है मनोज जी, रुकिए अब मैं जरा विद्या जी के पास आ रही। विद्या जी देखिए, इस बार गुड्डू जमाली जब कैंडिडेट आपकी पार्टी का चेहरा बने उपचुनाव में आजमगढ़ के, तो एम फैक्टर को कहा जा रहा है कि वो प्रभावित कर सकते हैं, वाई को कितना करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के 22 के चुनावों में देखा कि मायावती इसी बात से तो खफा हो गई कि सारा मुस्लिम वोट जो है वो ज्यादा क्या इनफैक्ट पूरा का पूरा चला गया सपा को। तो उन्होंने कहा कि समझ नहीं पाए, धोखा हो गया जनता के साथ। तो क्या आपको लग रहा है कि आजमगढ़ में ये गुड्डू जमाली का चेहरा जो है वो एम और वाई साध पाएगा? इतना आसान है क्योंकि अभी 22 का चुनाव निकला है। बिल्कुल शिवांगी जी, जैसे आप कह रही हैं कि मुस्लिम जो समाज था, हाँ, पूरी 99% ताकत के साथ, और अगर वो बहका तो कैसे उसको मना रहे हैं गुड्डू जमाली? हाँ, पूरी 99 अपनी ताकत 100% अगर मैं कहूँ कि पूरी ताकत के साथ, हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा और इससे ज्यादा वो ताकत अब लगा नहीं सकता है। मैं आपकी बात का खंडन करूंगा कि ऐसा नहीं है। 8% के ऊपर मुसलमानों ने वोट दिया है, 90% दिया सपा को। 90% उसने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ अपने आप को खड़ा किया और उसका रिजल्ट भी उन्होंने देखा कि शासन सत्ता में भागीदारी नहीं तय हो पा रही है और बिना कैडर वोट बैंक के, बड़े वोट बैंक के सहारे वो लोकसभा विधानसभाओं में नहीं जा सकते। इसलिए मुस्लिम समाज पूरी तरीके से गुड्डू जमाली जी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो मुस्लिम समाज को भी एक चुनौती के रूप में देख रहा कि अगर हम इस उपचुनाव को अगर हम नहीं जीतते हैं तो आने वाले हमारे समय का भविष्य 24 का क्या होगा। तो अपने भविष्य को देखते उपचुनाव को जिताना, मनोज जी, धर्मेंद्र यादव उपचुनाव को जिताना, बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली को जिताना मुस्लिम समाज के लिए प्राथमिकता होगी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले पूरी ताकत को लगा के देख लिया सपा के साथ। ठीक है मनोज जी, जो कह रही विद्या जी, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, विद्या जी राजनीतिक दल की प्रतिनिधि है, तो निश्चित रूप से वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करेंगे, डिफेंड करना भी चाहिए। और उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, स्वीकार कर रही हैं। और अभी उपचुनाव हो रहा है, कोई बहुत दिन नहीं हुए चुनाव हुए कि कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो गई हो कि जो मुसलमानों का वोट हो अचानक वो कहीं से कहीं शिफ्ट हो जाए। हाँ, गुड्डू जमाली साहब उस कौम से हैं जिस कौम के वोट की बात की जा रही है, लेकिन जब राजनीतिक रूप से मतदान होने लगता है, राजनीतिक रूप से जब मतदान होने लगता है तो ये मान के आप चलें कि राजनीतिक मतदान में जो रुझान होता है वो जब दो दलों के बीच लड़ाई होगी तो निश्चित रूप से गुड्डू जमाली साहब कितना वोट ले पाते हैं ये बड़ा प्रश्न रहेगा। मैंने पहले कहा कि ये देखना है बसपा के लिए तो टेस्ट है कि कितना वोट वो, बसपा ने स्वयं मान लिया कि मुसलमान एक्सपेरिमेंट है और बसपा ने तो खुद ही मान लिया कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी के पास चला गया था। तो अब ये प्रश्न ये है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि अचानक मुस्लिम वोट बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाए। मैं इसमें रोकना चाहूंगी, घटना नहीं हुई है, इस बात को बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि इसके पहले घटना हुई। अभी आपने नुपुर शर्मा का बयान वो पूरे देश में हंगामा देखा, तो ये बहुत बड़ी घटना है। नुपुर शर्मा के बयान का पूर्वांचल के चुनाव पर बहुत असर नहीं होगा। हम लोग यहाँ टीवी डिबेट कर रहे हैं कि जिस इलाके में चुनाव हो रहा है, असर कितना होता है मैं पास वक्त की पाबंदी और मनोज जी में इसलिए आपके पास अब आ नहीं पा रही, लेकिन जितनी बहस होनी चाहिए थी सार्थक वो हो चुकी है। फिलहाल देखिए, मुद्दा यह है कि आजमगढ़ का उपचुनाव रण कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला जनता के हाथ में है। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।